फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेल लीड जैन के साथ, जो कि अभी अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि बॉस आपका बेटा मिल गया है। फिर ये सुनते के साथ ही जैन अपने बेटे को लेने जाने के लिए निकलता है और वो यहाँ एक फिश मार्केट आकर अपने बेटे शाओ को देखता है, जो कि यहाँ पर फिश बेच रहा था। जैन सोचता है कि यानी वो लड़की यहाँ पर फिश बेचने का काम करती है। फिर जैन यहाँ पर शाओ के पास आकर उसे कहने लगता है कि मुझसे डरो मत, और फिर वो अपने बारे में बताने जा रहा होता है कि इतने में शाओ कहता है कि आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। तो ये सुनकर जैन शॉक हो जाता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तुम तो सच में मेरे बेटे बनने लायक हो। तो ये सुनते के साथ ही शाओ कह देता है कि आपको इतनी जल्दी मेरा डैडी बनने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी मम्मी का बच्चा हूँ, आपका बच्चा नहीं हूँ। जैन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना तो तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा, और फिर तुम्हें कभी फिश बेचने की मेहनत करने का काम नहीं करना पड़ेगा। तो शाओ कह देता है कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए फिश बेचता हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। अगर मेरी मम्मी खुश हो तो मैं पूरी जिंदगी भर फिश बेचने का काम कर लूंगा। फिर ये सुनकर तो जैन और इम्प्रेस हो जाता है कि मेरा बेटा इतनी यंग एज में इतना रिस्पॉन्सिबल है। फिर जैन यहाँ पर शाओ से कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट को इस जगह पर वेस्ट होने नहीं दे सकता। और फिर वो अपने असिस्टेंट को शाओ को लेके चलने का ऑर्डर दे देता है, पर इतने में शाओ तो इन लोग को अपने चाकू से डरा देता है। और फिर वो इसे कहता है कि मिस्टर जैन, आप अपने ये बॉसी सीईओ वाले स्टाइल ना मेरे ऊपर अप्लाई करने का सोचना मत। मैं इस चीज को बिल्कुल भी सेकंड नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ से फोर्स करके लेकर गए ना तो आप कभी मेरा दिल और मुझे कभी नहीं जीत पाएंगे। तो जैन पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ घर नहीं चलना चाहते हो? तो शाओ कह देता है कि मेरी मम्मी जहाँ पर है वो मेरा घर है। फिर जैन अपसेट होकर अपने गार्ड्स के साथ जाने लगता है। इतने में शाओ कहता है कि मेरी एक लास्ट बात सुन लो, दोबारा आप यहाँ पर मेरी मम्मी और मुझे परेशान करने मत आना, नहीं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। तो जैन पूछता है कि क्या तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो? तो शाओ कहता है कि नहीं, आपको धमकी दे रहा हूँ। ये सुनकर जैन कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मुझे किसी ने धमकी नहीं दिया, और पहली बार जिसने मुझे धमकी दी है वो मेरा खुद का बेटा है। और फिर वो बहुत ही खुश होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैन जब अपनी कार से जा रहा होता है तभी हमारी फीमेल लीड सूजी यहाँ पर अपनी डिलीवरी करके वापस आ रही होती है, और वो यहाँ पर आकर शाओ को थैंक्स कर रही होती है कि वो कितना अच्छा बेटा है जो अपनी मम्मी की स्टॉल देखने में हेल्प करता है। फिर वो पूछती है कि वैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी लग्जरी कार्स देखी, तो क्या कोई लोग आए थे? तो शाओ कहता है कि मम्मी मैं तो फिश बेचने में इतना बिजी था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और वैसे मम्मी यहाँ पर जो भी आता है वो तो फिश खरीदने ही आता है ना। सूजी कहती है कि वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी मैंने जो लग्जरी कार देखी उससे तो मुझे लगा कि बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट यहाँ पर आया होगा, तो क्या इतने बड़े सीईओ को खुद फिश खरीदने आने की जरूरत होगी? तो शाह कहता है कि मम्मी मैंने तो टीवी में देखा हूँ कि ये सीईओ हमेशा अजीब ही काम करते हैं। तो सूजी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, इन सीईओ लोगों का दिमाग हम आम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैन अपनी कार में होता है और उसका असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस आपने इतनी मुश्किलों से अपने बेटे को ढूंढा, तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? जैन कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे फोर्सली यहाँ से लेकर जाऊँ ताकि वो पूरी जिंदगी भर मुझसे नफरत करे? तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस लेकिन आपका बेटा तो इतने इजीली मानने वाला नहीं लगता। सच में वो लड़की कितनी चालाक है जो उसने मेरे ही बेटे को अपने डैड के खिलाफ ऐसे भड़का दिए। इसलिए अब मैं उस लड़की से मिलूंगा और मुझे चाहे जो करना पड़ जाए मैं उसे डील करके रहूंगा कि वो मेरा बेटा मुझे वापस करे। शाओ मेरा बेटा है और वो मेरा इकलौता खून है, तो मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ? फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर शाओ को लेकर घर आ जाती है और हमें पता लगता है कि शाओ इकलौता नहीं है बल्कि उसके और दो छोटे भाई हैं और एक क्यूट सी सिस्टर भी है, और वो दोनों भाई ने मिलकर यहाँ पर इन लोगों के लिए पहले से ही डिनर रेडी करके रख चुके होते हैं। और वो लोग सूजी को टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि मम्मी देखो हम लोगों ने न्यू डिश बनाया, और वो लोग शिन से भी पूछते हैं कि बताओ शिन कैसा लगा और हम दोनों में से किसने अच्छी डिश बनाया? वो कहने लगती है कि तुम दोनों ने, तो वो दोनों कहते हैं कि तुम हमेशा यही कहती हो। तो शाओ बताता है कि जियाओ तुमने थोड़ी ज्यादा अच्छी डिश बनाई। तो जीचंग हार जाता है तो अपसेट होता है कि आखिर तुम मुझसे हमेशा अच्छी डिश क्यों बना लेते हो? तो जियाओ कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे 1 मिनट पहले पैदा हुआ इसलिए। सूजी कहती है कि चलो अब तुम लोग इस बात पे झगड़ो मत। फिर वो इन चारों को स्टोरी सुना रही होती है और वो कहती है कि चलो अब मैं और शिन नहाने जा रहे हैं, तब तक तुम लोग भी सोने के लिए जाओ। फिर शाओ यहाँ पर अपने दोनों भाई जियाओ और जीचंग को बताने लगता है कि आज डैडी मुझसे मिलने आए थे। तो ये सुनकर ये लोग खुश होते हैं कि डैडी ने हमें ढूंढ लिया, फिर तो अब वो जरूर मम्मी को लेने चलने के लिए आएंगे ना। तो शाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने तो मम्मी का नाम तक नहीं लिया और वो सिर्फ मुझे पकड़ के लेके जाना चाहते थे। तो इन तीनों को बहुत गुस्सा आती है कि डैडी कितने खराब है। जिया कहता है कि मुझे डैडी पर इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं अब भी उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर देता हूँ। शाह कहता है कि तुम दोनों रहने दो, ये सब मुझ पे छोड़ दो, वैसे भी आज मैंने डैडी को समझा दिया हूँ, और अगर वो फिर भी मेरी वार्निंग के बाद हमारे पीछे लगेंगे तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। और हाँ, तब तक के लिए तुम दोनों इस बात को मम्मी और शिन को पता मत लगने देना, नहीं तो वो लोग अपसेट हो जाएंगी। तो जिया और जीचंग कहते हैं कि हम समझ गए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ और सूजी यहाँ पर फिश बेच रहे होते हैं
तभी यहाँ पर एक आंटी को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आने लगती है कि आखिर सबको ही तुम्हारी फिश क्यों खरीदता है। हाँ, तुम सभी को सेड्यूस करती हो इसलिए, इस वजह से तुम्हारे स्टॉल पर सभी मैन आकर तुम्हारी फिश खरीद के लेके जाते हैं और मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। तो सूजी उन्हें कहती है कि आंटी आप बहुत ही गलत बात कर रही है, मैंने ऐसा कभी नहीं करी। पर ये आंटी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और चिल्ला चिल्ला कर सूजी की बेइज्जती कर रही होती है कि कैसे ये मैन को सेड्यूस करती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तभी यहाँ पर इस इलाके का बॉस आ जाता है और ये आंटी उन्हें बताने लगती है कि तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। ये लड़की यहाँ पर लोगों को सेड्यूस करके बिजनेस कर रही है और हम सभी का बिजनेस खराब कर रही है, तो आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा। फिर ये बॉस तो यहाँ पर अपने बंदे से कह देता है कि इस आंटी का स्टॉल तोड़ दो। तो ये आंटी कहने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ी भी नहीं। तो यहाँ पर वो उस आंटी को दिखाता है कि कैसे उसने कांटे में गड़बड़ी करके रखी है और लोगों को चीट करके पैसे कमाने का काम कर रही है। और फिर बॉस यहाँ पर इस आंटी को निकलवा देता है और सभी को भी समझा देता है कि कोई अगर किसी को बुली करेगा और इस तरीके का काम करेगा तो वो बचेगा नहीं। फिर सूजी अपने बॉस को थैंक यू कहने लगती है कि उसकी वजह से उसे इंसाफ मिल गया। तो ये कहता है कि आपको मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपसे माफी मांगने की जरूरत है कि मैंने ऐसी आंटी को यहाँ पर कैसे काम करने दे दिया जो आपको बुली कर रही थी। फिर सूजी इस बॉस को थैंक्स करने के लिए कुछ फिश देने लगती है, तो वो मना करने लगता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे फ्री में ले सकता हूँ। पर तभी सूजी को डिलीवरी का कॉल आ जाता है, तो वो कहती है कि अब ले लो, मुझे जाना भी होगा। फिर सूजी के जाने के बाद ये बॉस तो यहाँ पर शाओ को अपना बॉस कहने लगता है और कहता है कि मैंने आपकी मॉम से फोर्सली नहीं लिया हूँ, आप इसे वापस ले लो। शाओ कहता है कि मेरी मॉम ने अब तुम्हें दे दी है तो तुम इसे अपने पास ही रखो। तो ये कहता है कि बॉस आपका बहुत शुक्रिया, मैं इस फिश का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं चलता हूँ, आपके काम में और डिस्टर्बिंग नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और फिर ये अपने चेले से कह देता है कि तुम इस फिश को अच्छे से खाना खिलाओ और इसे बड़ा करो, आखिर ये मेरी बॉस की फिश है, मैं इसे खाऊंगा थोड़ी ना, बल्कि इसे पाल के बड़ा करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर जिससे फिश देने गई होती है वो कोई और नहीं, जैन का असिस्टेंट होता है। वो इसे जब पैसे देता है तो सूजी कहती है कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं। तो असिस्टेंट बताता है कि ये ज्यादा पैसे आपका टाइम लेने के लिए है क्योंकि मेरे बॉस मिस्टर जैन आपसे बात करना चाहते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर जैन आता है तो सूजी उससे पूछती है कि मिस्टर जैन आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो वो इसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचानी नहीं, तुम्हें तो मुझे पहचान लेना चाहिए था। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आती है कि वो आखिर कौन है जो उससे ऐसे बात कर रहे हैं। वो कह देती है कि मैंने आपको पहचानी नहीं हूँ, तो इसलिए आप अपना पैसा वापस ले लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ है। तो जैन इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि लगता है फिश बेचते हुए तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो सूजी इस पर और गुस्सा हो जाती है कि आखिर आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी गलती होगी, आप ही सोचो, मेरे पास जो भी फिश होती है मैं उन सबको पहचान लेती हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ। जैन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे एक फिश से कंपेयर कर रही हो। फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है तो जैन जल्दी से उसे पकड़कर सोफे पे करता है। तो सूजी कहती है कि तुम पागल हो, मैंने तुम्हें पहचानी नहीं तो तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर जैन जल्दी से उसे किस कर लेता है और सूजी को याद आ जाता है कि यही उसका वन नाइट स्टैंड है। जैन पूछता है कि क्या तुमने अब मुझे पहचानी। तो वो कहती है कि क्या तुम वही 6 साल पहले वाले मैन हो। जैन कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी भी पहचानी नहीं होती ना तो मैं 6 साल पहले की हुई चीजें वापस से तुम्हें करके दिखाता ताकि तुम्हें मैं याद आ जाऊँ। सूजी जल्दी से इसे दूर करते हुए कहती है कि अब मैंने तुम्हें पहचान लियो। और फिर वो सोचने लगती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग और बॉसी है, इसलिए मैं इसे अपने बच्चों के बारे में पता लगने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो ये उन्हें मुझसे छीन लेगा। फिर वो जल्दी से यहाँ से जाने लगती है तो ये कहता है कि क्या अब हम बात कर सकते हैं। सूजी कहती है कि हमारे बीच में बात करने वाला कुछ है ही नहीं, और वैसे भी जो भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था, तो इसलिए अब तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि उस रात मैं तुम्हारे रूम में आ गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें उसके पैसे दे चुकी थी। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ 200 देकर मुझे खरीद सकती हो। फिर सूजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी को किसी ने ड्रग दे दिया होता है और वो गलती से यहाँ पर जैन के रूम में जाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते के साथ ही उसके लिए पैसे रखकर चली जाती है कि वो इस बंदे से वापस कभी नहीं मिलेगी। और फिर जैन की जब नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो लड़की उसे बस मेल मॉडल समझ के चली गई। फिर सूजी यहाँ पर से कहती है कि तुम्हें $200 कम लग रहे हैं ना, तो ठीक है तुम और पैसे ले लो। और फिर उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो इसके ऊपर फेंक कर जाने लगती है। जैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बस इन कुछ पैसों से तुम मेरे बेटे को खरीद लोगी। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, कौन सा बेटा। तो ये कहता है कि शाओ की मम्मी की एक्टिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सूजी शॉक हो जाती है कि इसे शाओ के बारे में पता लग गया है। फिर वो तुरंत ही उसे कह देती है कि वो सिर्फ मेरा बेटा है और उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। जैन कहता है कि अच्छा तुम डर रही हो कि मैं शाओ को तुमसे छीन लूंगा, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें और शाओ को अपने घर ले आऊं। सूजी कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली कितनी अमीर होगी और मैं बस एक फिश बेचने वाली लड़की हूँ, तो मैं तुम्हारे लायक की नहीं हूँ। जैन कहता है कि तुम अपना प्राइस बताओ कि तुम कितने पैसे लेकर मेरे बेटे को मुझे दोगी।
तो ये कह देती है कि मैंने बोली ना कि वो मेरा बेटा है और मैं उसे पालने की ताकत रखती हूँ, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है। तभी जैन इसे कहता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तो ये पीछे मुड़ती है। फिर जैन खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ तुम्हें अकल आ गई कि 100 मिलियन डॉलर तुम जिंदगी में कभी कमा नहीं सकती हो, तो चलो अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम साइन कर दो। ऐसा बोलकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है। सूजी कहती है कि मिस्टर जैन, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहचानी क्यों नहीं कि तुम 6 साल पहले वाले ही मैन होंगे? वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कुछ फील ही नहीं करवाया। और फिर ऐसा बोलकर ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते हुए इसे कहती है कि अब वो 100 मिलियन तुम मुझे देने के बजाय ना अपना मेंस हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लो। और फिर ये सब बोलकर सूजी तो यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी घर आने के बाद जैन की बातों को याद करके अपसेट होती है और शाओ से कहती है कि मैंने फिश बेचने का काम करके तुम लोगों को कितना सफर करवाई हूँ। शाओ कहता है कि मम्मी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे बोलो, आपने फिश बेच कर ही पैसे कमाए और हम लोगों को इतने अच्छे से पाला है, इसलिए आप अपने बारे में ऐसा मत बोलो, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। फिर सूजी रोने लगती है और शाओ को थैंक यू बोलते हुए उसे जल्दी से हग करती है। और शाओ सोचता है कि आखिर मम्मी इतनी अपसेट क्यों है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखकर जान जाता है कि जैन ने सूजी को परेशान किया है, इसलिए वो सोच लेता है कि उन्होंने मेरी धमकी के बाद भी ये सब किया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर शाओ तुरंत ही कॉल करता है और ऑर्डर दे देता है कि कोई भी जैन की फैमिली को फिश नहीं बेचेगा। और ये सोच लेता है कि डैडी ने मम्मी को परेशान किया ना, इसलिए अब वो कभी फिश नहीं खा सकते। फिर हम यहाँ पर जैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में सूजी के बारे में सोच रहा होता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा सेल्फिश और झूठी है और वो मेरे बेटे से पूरी जिंदगी भर फिश बेचवाने का काम करवाना चाहती है। तभी इतने में यहाँ पर जैन को उसकी मॉम कॉल करके चिल्लाने लगती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी थी तुम उसके लिए क्यों नहीं गए। तो जैन कहता है कि मॉम मैं बिजी था। तो इसकी मॉम इसे और चिल्लाती है कि अगर तुम बस ऐसे काम करते रहोगे तो मुझे डॉटर इन लॉ कैसे मिलेगी और मुझे ग्रैंडसन का मुंह देखने कैसे मिलेगा। तभी इतने में जैन को उसका स्टूडेंट बताता है कि बॉस लॉयर आ गया। तो जैन यहाँ पर अपनी मॉम को कॉल कट कर देता है। फिर उसकी मॉम यहाँ पर गुस्से में होती है और वो पार्क जाती है घूमने के लिए। और तभी यहाँ पर जियाओ, जीचंग और शीन साथ में मिलकर पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी जैन की मॉम इन लोग को देखकर सोचने लगती है कि ये कितने क्यूट बच्चे हैं, पता नहीं किसके होंगे, काश मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन होते। तभी यहाँ पर जैन की मॉम बीमार होने लग जाती है। तो ये तीनों उन्हें देख लेते हैं और जल्दी से उनकी हेल्प करने जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और साथ ही साथ सूजी को भी कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेते हैं। फिर यहाँ पर सूजी जैसी हॉस्पिटल पहुँचती है तो जैन की मॉम तो यहाँ पर इन तीनों बच्चों से बहुत ही खुश होती है और सूजी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन लोगों ने मेरी जान बचाए हैं तो मैं तुम सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ। तो तीनों कहते हैं कि ग्रैंडमा आपको हमें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी मम्मी ने हमें सिखाई है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा सूजी की तारीफ करती है कि तुम्हारे पास तो 3 क्यूट और स्मार्ट बच्चे हैं, तुम कितनी लकी हो। तो शीन कहती है कि ग्रैंडमा हमारी मम्मी के पास सिर्फ हम 3 नहीं हम 4 बच्चे हैं। तो ग्रैंडमा तो और खुश हो जाती है कि तुम लोग 4 बच्चे हो। फिर वो सूजी से कहती है कि इन बच्चों के डैड कहाँ पर है। तो सूजी बताती है कि बच्चों का डैड जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर 4 लॉयर से बात कर रहा होता है और उन्हें समझा रहा होता है कि आप लोग को कुछ भी करके मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दिलवानी है। तो एक लॉयर कहता है कि मिस्टर जैन, लेकिन आप तो उस लड़की के साथ बहुत ही अनफेयर कर रहे हैं, उसने कितनी मुश्किलों से 5 साल तक फिश बेचकर बच्चे को पालने का काम करी है। जैन कहता है कि तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। फिर वो अपने गार्ड्स को कहकर इसे यहाँ से निकलवा देता है और फिर वो यहाँ पर बाकी लॉयर से पूछता है कि क्या तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं। अब तभी इतने में जैन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। यहाँ पर जैन की मॉम सूजी से कह रही होती है कि तुम्हारी लाइफ तो कितनी टफ जा रही होगी, तुम 4 बच्चों को अकेले कैसे पालती होंगी। सूजी कहती है कि नहीं आंटी, मैं तो उल्टा बहुत ही खुश हूँ और अपने 4 बच्चों का ख्याल रखकर मेरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है। जैन की मॉम कहने लगती है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो और मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी अच्छी लड़की मेरी डॉटर इन लॉ हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा शादी करने के बारे में सोचना चाहिए और क्यों ना तुम मेरे बेटे से मिलो, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। तो सूजी कहने लगती है कि आंटी इसकी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर जैन की मॉम फिर भी जैन के बारे में उसे बताई जा रही होती है। तभी इतने में डॉक्टर आकर फैमिली की सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा होता है। तो सूजी कहती है कि आपकी फैमिली वाले अभी नहीं आए हैं तो मैं उनकी जगह साइन कर देती हूँ। सूजी इन तीनों से कह देती है कि तुम लोग ग्रैंडमा के पास रहो, मैं अब भी आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके जाते ही यहाँ पर जैन आता है अपनी मॉम से मिलने के लिए और तभी यहाँ पर शीनी से देखते के साथ ही सोचती है कि ये अंकल कितने हैंडसम है और जियाओ और जेचंग समझ जाते हैं कि ये तो हमारा डैडी है। फिर वो यहाँ पर अपनी मॉम से मिलता है और पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तो वो गुस्से में कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने ग्रैंडसन से मिले बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। जीचंग जियाओ से कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना कि हमने जिन ग्रैंडमा की जान बचाए वो हमारे डैडी की मम्मी है। तो जियाओ कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो हम लोग के बारे में डैडी को पता लग जाएगा। जैन अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर ये तीनों बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बताती है कि इन तीनों ने ही मेरी जान बचाए है। तभी शीन यहाँ पर जैन से कहने लगती है कि आप कितने हैंडसम हो, क्या आप मेरे डैडी बनोगे। जैन कहता है कि अगर मैं तुम्हारा डैडी बन जाऊंगा तो तुम्हारे डैडी का क्या होगा फिर। तो शीन कहती है कि मम्मी ने हमें बताया कि हमारे पैदा होने से पहले हमारे डैडी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी जिया और जीचन कहने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम किसी भी हैंडसम बंदों को अपना डैडी नहीं बना सकते।
क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है कि हैंडसम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और फिर ये तीनों कहने लगते हैं कि ग्रैंडमा बाय, हम लोग अपनी मम्मी के पास जा रहे हैं। तभी जैन की मम्मी से कहती है कि तुम भी इनके साथ जाओ, उनकी मम्मी मेरे लिए साइन करने गई है, तो कहीं वो मेरी मेडिकल बिल ना भरने चली जाए। जैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ तुम ये काम करो। तो जैन की मॉम कहती है कि असिस्टेंट नहीं, तुम जाओगे, आखिर उस लड़की ने मेरी जान बचाई, तो तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करके उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो जैन को यहाँ पर अपनी मॉम की बात सुनकर जाना पड़ता है और तभी वो यहाँ पर सूजी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। वो इसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये सोचती है कि मैं इसे अपने बच्चों के बारे में पता लगने नहीं दे सकती। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं आ सकती, अब ये मत बोलना कि ये हॉस्पिटल भी तुम्हारा है। तो ये बताता है कि हाँ, ये हॉस्पिटल मेरा ही है क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल का मेजर शेयर होल्डर हूँ। फिर सूजी यहाँ पर बहाने बना लेती है कि मैं बस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बात सुनकर अपनी उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ गए। तो ये कहता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूजी कहती है कि शर्माने की जरूरत नहीं है और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा बोलकर ये जारी होती है। तो जैन जल्दी से उसे पकड़ के कहता है कि लगता है मुझे अपने आप को प्रूफ करना ही होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूजी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है। तो ये भी कह देता है कि ये मेरा ही हॉस्पिटल है, तो किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब तभी इतने में यहाँ पर सूजी देखती है कि उसके तीनों बच्चे यहाँ पर आ गए, तो वो जल्दी से यहाँ पर जैन को घुमाने लगती है कि वो बच्चों को कहीं देख ना ले। और तभी इतने में एक्सीडेंटली इन लोगों की किस हो जाती है और जैन तो शॉक रह जाता है। शीन कहने लगती है कि मम्मी आखिर ये क्या कर रही है। तो जिया और जीचंग कहते हैं कि तुम चलो यहाँ से, मम्मी नहीं चाहती होंगी कि हम उन्हें ऐसे देखें। और फिर तीनों बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैन यहाँ पर सूजी से कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा जल्दी में थी ये सब करने के लिए। तो वो कहती है कि तुम्ही ने मुझे बोला था ना कि तुम मुझे फ्री में सर्विस देना चाहते हो, तो मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम मुझे ठीक ठाक लगे, इसलिए मैं तुम्हें 5 स्टार दे दूंगी। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। और फिर जैन यहाँ पर अपनी मॉम के पास आकर उन्हें बताता है कि वो उस लड़की से नहीं मिल पाया। तो इसकी मॉम अपसेट हो जाती है, कैसे कैसे तुम उससे नहीं मिले, तुमने उसे थैंक्स भी नहीं करे, ऐसा कैसे चल सकता है। जैन कहता है कि मॉम कोई बात नहीं ना, वो साइन करके गई है तो हमें उसका एड्रेस पता चल जाएगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को जाकर पता करने के लिए बोल देता है। और यहाँ पर जैन की मॉम कहने लगती है कि देखो वो लड़की बहुत ही अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। तो जैन कहता है कि मॉम कैसी बात कर रही हो आप, देखो ना उसके बच्चे भी है। मॉम कहती है इसमें क्या गलत है, और वैसे भी तुमने देखा नहीं वो बच्चे कितने ज्यादा क्यूट थे। तो जैन कहता है कि मॉम मेरा बेटा भी कोई कम नहीं है। तो जैन की मॉम कहती है कि आप ये मत बोलना कि तुमने मुझसे कोई बच्चा छुपा के रखे हो। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर जैन को इस बारे में बताता है कि बॉस वो लड़की जो यहाँ ग्रैंडमा की जान बचा कर गई है वो कोई और नहीं सूजी है। तो जैन ये जानकर शॉक होता है और फिर उसे समझ आता है कि तभी तो वो यहाँ हॉस्पिटल में उसे मिला। फिर ये समझ जाता है कि वो इस सारी हरकतें क्यों कर रही थी, क्योंकि वो मुझसे अपने तीनों बच्चों के बारे में छुपाना चाहती थी। और यानी अब मेरे पास 4 बच्चे हैं तो मुझे उन सबको वापस लाना होगा। फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि सूजी अपने चारों बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी शीन यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि मम्मी क्या आप उन हैंडसम अंकल को लाइक करती हो, तभी तो आप उन्हें हॉस्पिटल में किस कर रही थी। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उन अंकल को लाइक नहीं करती। तो शीन कहती है कि मम्मी मुझे तो वो हैंडसम अंकल बहुत पसंद आए और मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे डैडी बन जाए। तभी शीन के तीनों भाइयों से मना करने लगते हैं कि वो क्या कह रही है। तो शीन तुरंत ही कहती है कि नहीं, मुझे वो हैंडसम अंकल नहीं पसंद और मुझे कोई डैडी नहीं चाहिए। और फिर ये सभी सूजी को खाना सर्व करने लग जाते हैं। और फिर सूजी को रियलाइज होता है कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ, मेरे बच्चों को सच में एक डैडी की जरूरत है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ सूजी के साथ काम पर जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर सूजी को याद आ रहा होता है कि कैसे जैन ने उसे बोला था कि वो क्या जिंदगी भर उसके बच्चे से फिश बेचने का काम करवाना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर शाह को रोक देती है और कहती है कि तुम अब से घर पर ही रहो और मैं अकेले काम कर लूंगी। शाह कहता है कि मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है, क्या मैंने कुछ गलत किया। तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, पर देखो तुम छोटे हो ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम काम करो। तो शाह कहता है कि मम्मी मैं कोई छोटा नहीं हूँ, मैं 5 साल का हो चुका हूँ और मैं आपको ऐसे अकेले मेहनत करने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो सूजी उसे हक करके कहती है कि मेरा बेटा मेरे बारे में इतना सोचता है, मैं इसलिए बहुत ही खुश हूँ, लेकिन सच में तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काम कर लूंगी। हाँ, अगर मुझे किसी दिन तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी चलने के लिए, और तब तुम मुझे मना मत करना। तो शाह कहता है कि मम्मी मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा। सूजी कहती है कि ठीक है, फिर हमारे बीच में डील हो गई है, आपसे तुम घर पे रहकर भाई बहन के साथ खेलो और मैं काम पर जाऊंगी। फिर सूजी के यहाँ से जाने के बाद शाह सोचने लगता है कि मम्मी को क्या हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ पर अपना काम कर रही होती है तभी यहाँ पर एक लड़का आकर उसे फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे पास आकर फिश खरीदता हूँ, मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो, क्यों ना तुम मेरी लवर बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, फिर तुम जितने चाहे उतने खर्च करना और तुम्हें ये फिश बेचने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। सूजी से कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये से कहता है कि तुम मेरे सामने अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, अगर तुम इतनी अच्छी होती तो किसी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड नहीं करती। तब यहाँ पर जैन अपने गार्ड्स के साथ एंट्री मारता है और उसे चिल्लाता है
कि तुम किसे वाइल्ड मैन कह रहे हो। फिर ये बंदा तो जैन से बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है और कहता है कि मिस्टर जैन आप यहाँ पर कैसे। तो जैन कहता है कि तुम मुझे जानते हो। तो ये लड़का कहता है कि आप एक बिलियनर CEO हो, आपको कौन नहीं जानता, और वैसे आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं, ये जगह आपकी लायक की थोड़ी ना है। तो जैन इसे बता देता है कि अभी तुम जिस वाइल्ड मैन की बात कर रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। तो ये सुनकर ये शॉक हो जाता है और कहता है कि आप इतने अमीर CEO होकर इस गरीब फिश बेचने वाली लड़की के साथ रिलेशन में कैसे हो सकते हैं। जैन कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तुरंत ही माफी मांगकर यहाँ से जाने लगता है। जैन कहता है कि रुको, तो तुम यहाँ पर फिश खरीदने आए होंगे ना। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे फिश पसंद नहीं आई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो जैन कहता है कि मैंने तो सुना कि तुम्हें फिश बड़ी पसंद है, इसलिए तुम यहाँ पे रोज खरीदने आते हो। तो फिर ये एक्टिंग करता है कि हाँ मुझे फिश बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर खरीदने आया था। जैन कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें फिश इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से फिश की ट्रीट देता हूँ। और फिर जैन अपने असिस्टेंट को इसे फिश खिलाने के लिए बोल देता है। तो ये लोग इसके मुंह में फिश डालने लग जाते हैं। जैन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो फिश पसंद है ना, और मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम खाओगे नहीं। और फिर जैन इसे सबक सिखाने के बाद गार्ड्स को बोलता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। और फिर जैन यहाँ पर सूजी से कह देता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो बस ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो। सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना ताकि तुम शाओ को अपने साथ लेके जा सको। जैन कहता है कि सिर्फ शाओ को नहीं, जियाओ, जी चंग और शीन को भी। तो ये सुनकर ये शौक हो जाती है कि तुम्हें सबके बारे में पता लग गया। ये कहता है कि क्या तुम मुझसे जिंदगी भर मेरे चारों बच्चों को छुपा के रखना चाहती थी। और फिर जैन इसे 500 मिलियन का कार्ड देने लगता है उसके 4 बेबी के नाम पर। तो वो अपने चारों बच्चों के बारे में सोचते हुए इसे लेने से मना कर देती है। ये कहता है कि वापस से सोच लो, अगर तुम कोर्ट भी जाती हो ना तो ये केस मैं ही जीतूंगा और चारों बच्चों की कस्टडी मुझे ही मिलेगी, और फिर तुम्हें कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। सूजी पूछती है कि क्या अगर तुम चारों बच्चों को लेकर चले जाओगे तो मुझे उन्हें देखने दोगे। तो ये शौक होकर कहता है कि क्या तुम मुझे उन्हें लेके जाने दे रही हो। सूजी कहती है कि अगर तुम मुझे उन्हें कभी कभी देखने दे दिया करोगे तो मैं इस बात के लिए रेडी हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और मुझे पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। ये कहता है कि तुमने अपना माइंड कैसे चेंज करी। तो सूजी कहती है कि तुमने सही कहा था कि मैं इनकेपेबल हूँ, और मैं अब नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे सफर करें और जिंदगी भर मेरे साथ मिलकर फिश बेचे। ये कहता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था कि तुम इनकेपेबल हो। सूजी कहती है कि मैंने सोच लिया कि बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उनकी लाइफ अच्छी रहेगी। जैन कहता है कि वो लोग तुम्हें मम्मी भी नहीं बोलेंगे, तो भी क्या तुम इस बात से रेडी हो। सूजी कहती है कि हाँ, बस तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना, फिर वो लोग मुझे मम्मी नहीं बोलेंगे तो भी मैं खुश हूँ। और फिर ये अपने आंसू पोंछते हुए इसे कहती है कि तुमने एग्रीमेंट लाए होंगे ना, लाओ दो, मैं साइन करती हूँ। और फिर ये जल्दी से साइन करने जा रही होती है। तो जैन कहता है कि क्या तुम पहले पढ़ना नहीं चाहोगी। सूजी कहती है कि तुम बस मेरे बच्चों को खुश रखो, उससे ज्यादा मेरे लिए और कोई कंडीशन मैंने नहीं रखती, मैं सबके लिए रेडी हूँ। और फिर ये साइन करने जा रही होती है और सोचती है कि मुझे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ये करना होगा। पर तभी इतने में वो चारों यहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी से सूजी से एग्रीमेंट लेकर फाड़ देते हैं। और फिर सभी बारी बारी कहते हैं कि मम्मी हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और आप हमें ऐसे छोड़ नहीं सकती मम्मी। तो सूजी कहती है कि मैं तुम लोग को छोड़ थोड़ी ना रही हूँ, तुम लोग अपने डैडी के पास जा रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि डैडी अगर आपसे हमें दूर कर रहे हैं तो हम डैडी के पास नहीं जाने वाले, हमें सिर्फ मम्मी चाहिए। फिर सूजी अपने चारों बच्चों का प्यार देखते हुए उनसे कह देती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर वो अपने बच्चों को हक करके रो रही होती है। तो ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है लेकिन मुझे फिर भी रोना आ रहा है। जैन कहता है कि तुम भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे ना कि मैं इन लोग को अलग कर रहा हूँ, कितना क्रूएल हूँ। तो असिस्टेंट हाँ कह देता है। तो ये कहता है कि तुम सच में मुझे क्रूएल बोल रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं बॉस। जैन कहता है कि लोग मुझे क्रूएल समझे या ना समझे, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। फिर सूजी और बच्चे घर चले जाते हैं और सूजी के सो जाने के बाद शाओ यहाँ पर अपने दोनों भाई और बहन के पास आता है और कहता है कि क्या आप तुम लोग रेडी हो। तो वो तीनों कहते हैं कि हाँ हम रेडी हैं। शाओ कहता है कि मैंने डैडी को पहले ही धमकी दे चुका था कि वो हमें और मम्मी को अलग करने की कोशिश ना करे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मुझे उन्हें सबक सिखाना है। जिया और जीजन कहते हैं कि डैडी ने हमारी मम्मी की फीलिंग्स के बारे में कंसीडर नहीं करा और हम बच्चों को बिना मॉम का करना चाहा, इसलिए अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जिया कहता है कि अब मैं डैडी की कंपनी को हैक करूंगा और जीजन कहता है कि मैं उनकी स्टॉक प्राइस को गिरा दूंगा। फिर शिन पूछती है कि भाई मैं क्या करूँ। तो शाओ कहता है कि तुम दोनों को चीयर करो। फिर हम देखते हैं कि जैन का असिस्टेंट उसे बारी बारी आकर ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि कंपनी को किसी ने हैक कर लिया है और हमारा एक्सपर्ट भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और साथ ही साथ कंपनी की स्टॉक प्राइस भी गिर गई है। जैन सोचने पड़ जाता है कि आखिर कौन अचानक से उसकी कंपनी के पीछे पड़ गया है। फिर शाओ यहाँ पर अपने दोनों भाई से कहता है कि मम्मी अब जागने वाली होंगी तो हमें यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। फिर ये लोग जल्दी से लैपटॉप बंद कर देते हैं और फिर सूजी यहाँ पर आकर इन लोग से पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी हम लोग कार्टून देख रहे थे। तो सूजी कहती है कि फिर आराम से देखो, मैं तुम लोग के लिए जल्दी से खाना रेडी कर रही हूँ। दूसरी तरफ जैन यहाँ अपने घर पहुंचता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि आप लोगों ने मुझे कॉल करके घर क्यों बुलाया। अगर आप लोग कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है तो आप लोग फिक्र मत करो, मैं कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा।
तो इसकी मॉम इसे चिल्लाती है कि मैं तुम्हारे कंपनी का काम का कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ ताकि तुम मुझे बताओ कि कब तुम अपनी वाइफ और बच्चों को घर लेकर आओगे। जैन कहता है कि बच्चों को तो मैं घर ले आऊंगा, लेकिन वाइफ को नहीं लाने वाला, क्योंकि वो मेरी वाइफ नहीं है। तो जैन की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम पागल हो गए हो, उसने तुम्हें प्यारे से 4 क्यूट बच्चे दिए और तुम उसे अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहते, तो क्या तुम एक चीटर बनना चाहते हो? देखो, अगर तुम अपनी वाइफ और चारों बच्चों को घर नहीं लाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जैन कहता है कि मॉम, मुझे कंपनी के काम के लिए जाना है, और फिर वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है और उसे चिल्लाती है कि तुम पागल हो, सूजी के ऊपर केस करना चाहते हो उसकी चारों बच्चों की कस्टडी लेने के लिए। और फिर जैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड को बताने लगती है कि देखो तुम्हारे बेटे को सीईओ बनने के बाद अब ये क्या बन गया है। फिर जैन के डैड भी उसे चिल्लाते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें ये सिखाया हूँ कि तुम ये हरकतें करो। तो जैन कहता है कि मॉम डैड, मैं क्या कर सकता हूँ, आखिरकार वो मेरे बच्चे, तो उन्हें वापस लाने के लिए मुझे कस्टडी लेनी होगी। तो जैन की मॉम उसे चिल्लाती है कि झूठ मत बोलो कि कोई रास्ता नहीं है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये कहता है कि मॉम, ऐसी कोई भी लड़की हमारी फैमिली में थोड़ी ना आ सकती है। तो इसकी मॉम इसे चिल्लाती है कि तुम उसका स्टेटस देखकर उसे मना कर रहे हो। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी करी थी ना, तो ये एक गरीब लड़के थे, और अगर मैंने इनसे शादी ना करी होती ना, तो आज तुम इस पोजीशन पर ना होते, समझे। तो जैन कहता है कि मॉम, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे कम लेवल का समझ रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि फिर कौन सी बात है, अब ये मत कहना कि तुम लोग के बच्चे भी हो गए और तुम उसे लाइक भी नहीं करती। तो जैन कहता है कि मॉम, ये बात सही है कि मैं उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करता हूँ, पर फिर इसे अपनी और सुजी की किस याद आने लगती है, और इसकी मॉम इसे चिल्लाती है कि अपने डैड की तरह जिद्दी मत बनो और चुपचाप से उस लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आओ। देखो, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही हूँ, अपनी कर रही हूँ, या आखिर तुम्हारी वाइफ के आए बिना मैं इस दुनिया से कैसे जाऊंगी। तभी इतने में हाउसकीपर आकर इन लोग को बताता है कि घर पे कोई फिश नहीं है, तो फिश की कोई डिश नहीं बन सकती। जैन कहता है कि ऐसा कैसे, मॉम को तो फिश पसंद है। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट से पता लगाता है और असिस्टेंट आकर इसे बताता है कि पता नहीं किसने शहर में ये ऑर्डर दे दिया है कि इन लोगों को फिश ना बेची जाए। फिर जैन सोच में पड़ जाता है कि ऐसी चाइल्डिश हरकत कौन कर सकता है, और इसे अपने बेटे शाओ की बात याद आती है और ये समझ जाता है कि इन सब के पीछे उसके बेटे का ही हाथ है। जैन बहुत ही इम्प्रेस होता है कि मेरे बेटे ने ये सारी चीजें करके प्रूव कर दिया कि वो मेरा बेटा है। ऑस्टिन कहता है कि बॉस, आप ये कह रहे हैं कि वो छोटे बच्चे ने ही सारा काम किया है। तो जैन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें शक है कि मेरा बेटा इस काबिल नहीं है। ऑस्टिन कहता है कि नहीं बॉस, मुझे बिलीव है, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैन कहता है कि ऑफ कोर्स अपनी मॉम के लिए। तो अब मेरे बेटे ने अब ये क्लियर कर ही दिया है, तो मुझे हार मानना होगा और अब मैं उससे शादी करके उसे घर लेकर आऊंगा। फिर जैन शाओ को कॉल करने लग जाता है, पर शाओ इसका कॉल कट कर देता है और ये कहता है कि अच्छा, तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए इतनी जल्दी सरेंडर कर रहे हैं, नहीं, हम इतनी जल्दी रुकेंगे नहीं। फिर टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि जैन की कंपनी का 30 बिलियन का नुकसान हो गया है। तभी सूजी ये न्यूज़ देखकर अपसेट हो जाती है कि उसकी कंपनी प्रॉब्लम में पड़ गई, और यहाँ पर ये चारों बच्चे ये नोटिस कर लेते हैं कि मम्मी डैडी की फिक्र कर रही है। फिर इन लोगों को भी तरस आ जाता है कि डैडी ने अब सबक सीख लिए हैं, तो अब हम उन्हें माफ़ कर देते हैं और उन्हें सरेंडर करने का मौका देते हैं। दूसरी तरफ जैन यहाँ कंपनी में अपसेट होता है कि शाओ ने अभी भी उसका नंबर ब्लॉक पे से हटाया नहीं। तभी अस्टिन आकर बताने लगता है कि बॉस, सभी शेयर होल्डर आपसे बात करना चाहते हैं, कंपनी की स्टॉक प्राइस जो गिर गई है उस बारे में। जैन कहता है कि जाकर उन लोगों से कह दो कि मेरे बेटे ने बस थोड़ी सी तो स्टॉक प्राइस गिरा है, इससे क्या ही हो जाएगा, और मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, मैं उसे सारी चीज़ की परमिशन दूंगा। फिर अस्टिन यहाँ से चला जाता है, पर फिर वो वापस आता है तो जैन कहता है कि मैंने बोला ना, उनसे जाकर तुम ही बात करो। तो अस्टिन कहता है कि बॉस, आपके चारों बच्चे यहाँ पर आपसे मिलने आए। ये सुनकर ये शॉक हो जाता है। फिर इसके बाद जैन अपने चारों बच्चों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग फाइनली मुझसे मिलने के लिए रेडी हुए। तो शॉ कह देता है कि फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, आपने खुद हमें कांटेक्ट किया था ना, तो आप बताओ आप क्या चाहते हो। हम लोग अपनी मम्मी को बिना बताए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, नहीं तो मम्मी हमारी फिक्र करेंगी। जैन कहता है कि कंपनी को हैक करना, स्टॉक प्राइस गिराना और मुझे एक भी फिश ना देना, ये सब के पीछे तुम्हारे हाथ है ना। तो शॉ कहता है कि अब आपके पास सिर्फ 9 मिनट और 45 सेकेंड है। जैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं पॉइंट पर बात करता हूँ। मैं सबसे पहले तो तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम लोग को और मम्मी को अलग करने की कोशिश किया और तुम लोग की फीलिंग्स को नहीं समझा, इसलिए तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। फिर ये चारों एक दूसरे को इशारे में देखते हैं और शॉ कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट करें, लेकिन आपको माफ़ करना है या नहीं करना है ये हमारी मम्मी डिसाइड करेंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी मम्मी की बात सुनते हैं। तो चलो अब अपनी दूसरी बात बताओ। जैन कहता है कि अब क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे हो, तो तुम लोगों को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। फिर ये सुनने के बाद भी ये चारों एक दूसरे को देखते हैं और जैन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा और ना ही तुम लोग को तुम्हारी मम्मी से दूर करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग अपनी मम्मी के साथ मेरे घर आओ। शॉ कहता है कि यानी आपका ये मतलब है। तो जैन कहता है कि हाँ, तुम सही समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करूंगा।
और फिर जैन अपने असिस्टेंट को बोलकर ब्राइड प्राइस की गिफ्ट मंगवाता है। जैन कहता है कि मैं अब तुम लोगों को और तुम्हारी मम्मी को अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ और मुझसे शादी करने के बाद ये सारी चीजें तुम्हारी मम्मी की होंगी। शाओ कहता है कि डैडी आपने गिफ्ट तो बड़े अच्छे दिए, लेकिन हमारी मम्मी को ये नहीं चाहिए। जियाओ कहता है कि डैडी आप कौन से जमाने में जी रहे हो जो आप सोच रहे हो कि ये सारी ब्राइड प्राइस देकर आपको वाइफ मिलने वाली है। जीचेंग कहता है कि डैडी अगर मेरी मम्मी को ये सारी चीजें चाहिए होती ना तो मैं उन्हें मिनटों में दे देता। फिर शिन भी कहती है कि डैडी आप मम्मी को बिल्कुल नहीं समझते। फिर जैन अपने असिस्टेंट को देखकर पूछता है कि मुझसे क्या कुछ गलती हो गई है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो वाइफ नहीं है। फिर जैन अपने बच्चों से कह देता है कि ये मेरा पहली बार है ना, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम लोग अपनी कंप्लेंट्स मुझे बता सकते हो। तुम लोग बस मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ, फिर तुम लोग जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये लोग कहते हैं कि डैडी कितने बुद्धू है, एक छोटा 3-4 साल का भी बच्चा समझ जाएगा और ये इतने बड़े होकर समझ नहीं पा रहे। शॉ कह देता है कि हमारा टाइम बहुत ही लिमिटेड है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको सिखाए कि शादी कैसे करते हैं, तो चलो हम आपको बता देते हैं। आपको ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, यही काफ़ी होगा। फिर शिन यहाँ पर जैन को कॉन्ट्रैक्ट ला कर देती है और वो कहता है कि ये क्या है, तो शिन कहती है कि इसे साइन करने के बाद ही आप मम्मी से शादी कर पाओगे। फिर जैन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले लिखा होता है कि पार्टी ए ये चारों बच्चे हैं और पार्टी बी वो खुद है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद पार्टी बी को पार्टी ए के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि जैन को अपने चारों बच्चों की। अब जैन यहाँ पर सारे रूल्स पढ़ना शुरू करता है, जिसमें से पहला रूल होता है कि जैन अपने इन चारों बच्चों की मम्मी को चेस करना शुरू करेगा और सूजी की मर्जी से ही उससे शादी करेगा। उसकी मर्जी के बिना वो शादी नहीं कर सकता और ये उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। और अगर सूजी को कोई और पसंद आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त ही खत्म हो जाएगा और जैन कुछ कर भी नहीं सकता। अब ये पढ़ने के बाद वो इन लोगों से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये लोग बातें करते हैं कि डैडी कितने बुद्धू है जो ये पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे। जीचेंग कहता है कि अगर हमने प्रूफ ना देखे होते ना तो हम तो इनकी बात पर बिलीव नहीं करते कि ये हमारे डैडी हो सकते हैं, आखिर इतने बुद्धू कैसे। फिर शिन यहाँ पर जैन को बताती है कि डैडी अगर आप मम्मी से शादी करना चाहते हो तो आपको मम्मी को अपने आप को पसंद करवाना होगा। जैन कहता है कि क्या ये सारी चीजें देने के बाद भी तुम्हारी मम्मी मुझे लाइक नहीं करेगी, तो शाओ कह देता है कि डैडी अगर आप हमारी मम्मी को उन बाकी लड़कियों की तरह समझ रहे हैं तो फिर ये सब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, आप ये समझ लेना कि हम लोग यहाँ पर आए नहीं थे। ऐसा बोलकर ये लोग जाने लगते हैं, तो जैन जल्दी से इन लोग को रोकता है और कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोग के कहने का मतलब है कि तुम लोग की मम्मी पैसों की लालची नहीं है और अगर मैं उसे शादी करना चाहता हूँ तो मुझे उसे सच में अपने आप को लाइक करवाना होगा। ये रूल तो मैं समझ गया, लेकिन दूसरा वाला रूल कितना अनफेयर है कि मैं तुम्हारी मम्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और वो सब कर सकती है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे रूल्स तो यही है और आपको मानने पड़ेंगे। तो जैन कहता है कि सच में तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा एक बॉसी सीईओ की तरह हो। रिचेंग कहता है कि डैडी अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ अनफेयर है तो कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। तो जैन तुरंत यहाँ पर साइन कर देता है और कहता है कि अब हमारी डील पूरी हुई। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और कहते हैं कि आपको हमें छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चलेंगे तो मम्मी हम पे शक करेंगी। जैन कहता है कि वैसे अब मैंने साइन कर लिया हूँ तो तुम लोग मेरे साइड पर होंगे ना। शिन तो मुझे डैडी बोल रही है, तो आखिर तुम तीनों मुझे डैडी कब बोलोगे। तो ये तीनों कह देते हैं कि पहले आप हमारी मम्मी को अपने आप को लाइक करवाओ और जब तक आप लोग की शादी नहीं होती तब तक हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और फिर शाओ इसे कह देता है कि डैडी अब आपको स्टडी करनी चाहिए कि आप मम्मी का दिल कैसे जीतोगे। और फिर ये चारों इसे बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर जैन सोच लेता है कि मैं जल्दी से इन लोग की मम्मी का दिल जीत लूंगा और फिर ये लोग मुझे डैडी बोलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर सूजी के स्टॉल के पास पहुँचता है, तो वो इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखो मैंने अब अपना माइंड चेंज कर ली हूँ और अब मैं अपने बच्चों से अलग नहीं होने वाली हूँ। तो जैन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं तो यहाँ पर फिश खरीदने आया हूँ। सूजी कहती है कि तुम एक सीईओ हो और क्या तुम्हें खुद फिश खरीदने आने की जरूरत है। तो ये कहता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, किसी ने मुझे बैन कर दिया है और अभी तक मैं फिश नहीं खा पाया, तो मुझे खुद आना पड़ा फिश लेने के लिए। सूजी शॉक होती है कि तुम फिश नहीं खा पा रहे हो, आखिर ऐसा कौन आ गया इस दुनिया में जो तुमसे पंगा ले रहा है। जैन कहता है कि आ तो गया है वो, और वो एक नहीं बल्कि 4 है। ऐसा बोलते हुए ये यहाँ पर शाह को देख रहा होता है। फिर सूजी से पूछती है कि अगर तुम सच में फिश खरीदने आए हो तो ये बताओ कितनी फिश चाहिए। तो ये कहता है कि जितनी तुम्हारे पास हो वो सारी दे दो, मैं तुम्हारी सारी फिश खरीदूंगा। सूजी ये सुनकर शॉक हो रही होती है कि ये क्या कह रहा है। तभी एक आंटी यहाँ पर फिश खरीदने आती है, तो जैन उनसे कह देता है कि आंटी आपको यहाँ की फिश नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने सारी खरीद ली हूँ। फिर वो आंटी गुस्सा होकर चली जाती है और फिर सूजी यहाँ पर जैन को लेकर जाती है उससे बात करने के लिए। और शाओ यहाँ पर अस्टिन से पूछता है कि क्या डैडी इस तरीके से मेरी मॉम का दिल जीतने के लिए आए हैं। तो अस्टिन बताने लगता है कि बॉस कल पूरी रात इसी बारे में सोच रहे थे कि वो आपकी मॉम का दिल कैसे जीतेंगे और उन्होंने यही आइडिया सोचा कि वो आपकी मॉम से बोलेंगे कि वो उनकी सारी फिश का ख्याल रखने वाले।
तो शाओ सोच रहा होता है कि डैडी कितने बुद्धू हैं और साथ ही साथ उनका असिस्टेंट भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी जैन से कहती है कि तुम मेरे बच्चे की कस्टडी जीतने के लिए सब कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बोल दूँ तो तुम्हें ये सारी ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं फ़िश बेचने का काम नहीं कर पाऊँ। तो जैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर सच में फ़िश खरीदने आया हूँ और अब मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। सूजी कहती है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरा दिल जीतने के लिए आए हो तभी तुम मेरी फ़िश खरीद रहे हो। तो ये कह रहा है कि तुम सही समझ रही हो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और यहाँ तुम्हें चेस करने के लिए आया हूँ। तो सूजी कह देती है कि मुझे तुम्हारे इस मजाक पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है और फिर वो जाने लगती है। तो जैन जल्दी से उसे पकड़ के किस कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये चीज मजाक लग रही है? याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे किस करी थी, तो इस बार पारी मेरी थी और अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रोज आने वाला हूँ और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो सूजी इसे पीछे छुड़ाने के लिए इसे झूठ कह देती है कि मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ, इसलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है और फिर जैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस बारे में पता लगाओ कि ये किसे लाइक करती है। फिर सूजी जब यहाँ पर शाह के पास आती है तो शाह से पूछता है कि मम्मी क्या आप ठीक हो? सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, अब तुम्हारा वो डैडी हमें यहाँ वापस परेशान करने नहीं आएगा। तो शाह सोचता है कि लगता है डैडी तो फेल हो गए। अब तभी यहाँ पर इस इलाके का बॉस फिर से आया होता है और वो शाह को दिखाने लगता है कि बॉस देखो, आपने जो मुझे फिश दिए थे वो कितनी बड़ी हो गई है। शाह कहता है कि मेरी मम्मी ने जो तुम्हें फिश दी थी वो तुमने खाया क्यों नहीं? तो ये कहता है कि ये फिश आपकी तरफ से, मैं खाऊंगा थोड़ी ना, बल्कि इसे और अच्छे से पालूंगा। शाह इसकी तारीफ करता है कि तुमने तो फिश को कितनी बड़ी कर ली है। फिर ये बाहर जाने के बाद इतना खुश होने लगता है कि मेरे बॉस ने मेरी तारीफ करी कि मैंने फिश को कितनी बड़ी कर लिया हूँ, अब तो मैं इसका और अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी इतने में हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर इसे देख लेता है, अपने घर ले आता है उसे बात करने के लिए, क्योंकि इसे शक है कि सूजी इसे लाइक करती है। पर फिर यहाँ पर इसे बात करने के बाद इसे पता लगता है कि ये तो इसके बेटे शाओ को अपना बॉस मानता है और इस वजह से सूजी और उसकी इतनी केयर करता है। ये बंदा इसे बताता है कि मैं सूजी को 6 साल पहले से जानता हूँ, जब वो प्रेग्नेंट थी और कितनी मेहनत से फिश बेचने का काम करा करती थी, और जब उसके बेबी हो गए थे तो वो चारों का ख्याल रखने के साथ साथ भी कैसे कैसे करके काम करती थी और उसने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करी, तब जाकर उसका बिजनेस आज इतने तक पहुंचा है। जैन को ये सब जानने के बाद अपसेट फील होता है कि सूजी ने कितने स्ट्रगल करी है और ये भी समझ जाता है कि सूजी ने इसे झूठ बोली है कि वो किसी को लाइक करती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर एक होटल में फिश डिलीवर करने जाती है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। तभी सूजी की फ्रेंड उसे देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सूजी सोचती है कि इसने ही सूजी को 6 साल पहले ड्रग दी थी। अब यहाँ पर सूजी की फ्रेंड कहने लगती है कि क्यों ना तुम अंदर चलो, हमारी क्लास रियूनियन पार्टी चल रही है तो तुम्हें भी अंदर होना चाहिए। सूजी इसके साथ अंदर जाने के लिए मान जाती है और सोचती है कि वो इससे अपना हिसाब बराबर करना चाहती है, और इसकी फ्रेंड तो सोच रही होती है कि वो सूजी की और बेइज्जती करेगी। फिर हम देखते हैं कि जैसी सूजी यहाँ पर अपनी क्लास रियूनियन पार्टी में पहुंचती है तो उसके पुराने क्लासमेट सभी उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो कितनी गरीब हो चुकी है और फिश बेचने का काम करती है। फिर वैन यहाँ पर इसकी झूठी साइड लेने की एक्टिंग करती है और इसे ड्रग दे देती है। सूजी को चक्कर आने लगते हैं तो वो इसे पूछती है कि क्या तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाई थी? तो वो इसे बता देती है कि हाँ, मैंने ड्रग मिलाई हूँ और पता है 6 साल पहले भी मैंने ही तुम्हें ड्रग दी थी और देखो तुम हमेशा मुझसे फूल बन जाती हो। सूजी इसका रीजन पूछती है तो वो बताती है कि मैं हमेशा से ही तुमसे जेलस थी कि तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों और तुम्हें हर चीज क्यों मिल जाती है, तो इस वजह से मैंने तुम्हें ड्रग दी थी। वैन यहाँ पर किसी मैन को हायर कर लेती है सूजी की इनोसेंस खराब करने के लिए, पर तभी इतने में सूजी इसे बताती है कि वो बिल्कुल नशे में नहीं है क्योंकि उसने पहले ही ड्रिंक को चेंज कर दी थी, और वो ये भी बताती है कि उसने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और अब वो ये पुलिस को देगी। वैन शॉक रह जाती है और अपने गुंडों से कहती है कि तुम लोग खड़े क्या हो, इसे पकड़ो। तो यहाँ पर सूजी कांच की बोतल फोड़ती है और इन लोग को डराती है कि अगर तुम लोग मेरे पास आए ना तो मैं तुम लोग को इससे मारूंगी, और वो इन गुंडों से कहती है कि मेरा तुम लोगों से कुछ भी नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ इसके साथ है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर ये लोग सच में यहाँ से जाने वाले होते हैं, पर तभी वैन इन लोग को समझाती है कि अगर मैं फंसी ना तो मैं तुम लोग को भी नहीं छोड़ूंगी और तुम लोग को हैरेस करने के इल्जाम में फंसा दूंगी। फिर ये लोग तो डर जाते हैं और सोच लेते हैं कि ये लोग सूजी को नहीं छोड़ सकते, पर तभी इतने में सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर जैन चारों बच्चों और गार्ड्स को लेकर आ जाता है और वो इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, और ये लोग सूजी को बताते हैं कि मम्मी हम लोग डैडी के साथ आपको बचाने के लिए आए हैं। फिर वैन शॉक रह जाती है कि जैन जैसा रिच बंदा आखिर सूजी का हस्बैंड कैसे हो सकता है। तो जैन इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हम दोनों मिले थे क्योंकि तुमने इसे ड्रग दी थी और तुम इसे लक मत बोलो, ये तो हमारी किस्मत थी। फिर जैन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाकर इसे अरेस्ट करवाने के लिए बोल देता है। फिर सूजी भी यहाँ पर जैन से खुश होती है कि वो उसे बचाने के लिए आया, तो बच्चे भी खुश जाते हैं कि चलो डैडी आपकी सीईओ वाली आइडेंटिटी कुछ तो काम आई। जैन कहता है कि मेरे बच्चों ने मेरी तारीफ कर दी है तो मैं तो अब और खुश हूँ। अब तभी शीन यहाँ पर जैन के लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि डैडी आपने बहुत ही अच्छा काम करे, इसलिए लो पानी पियो। जैसे ही जैन ये पानी पीने लगता है तो सूजी शीन से पूछती है कि तुमने ये पानी कहाँ से लाई थी, और फिर वो जैन को बताती है कि इस पानी में ड्रग मिला हुआ था। फिर सूजी जल्दी से जैन को घर लेकर जाती है और यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी
तो वो असिस्टेंट से कह देती है कि तुम बच्चों को घर लेकर जाओ। जैन यहाँ पर बहुत नशे में होता है और वो सूजी को अपनी फीलिंग्स बताने लगता है कि वो उसे लाइक करने लग गया है, पर सूजी उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और सोचती है कि वो अभी नशे में है इसलिए कुछ भी कह रहा है। सूजी जैन की हालत देखकर सोचती है कि जब उसे ड्रग दिया गया था तो इसने उसकी हेल्प किया था, तो ये सोचती है कि अब मेरी बारी है। फिर सूजी यहाँ पर जैन की हेल्प करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन की जब नींद खुलती है तो वो सूजी का नोट देखता है जिसमें वो लिख कर गई होती है कि वो अपना ख्याल रखे। तो ये बहुत ही खुश होता है कि वो मुझे गुड बाय करके नहीं गई है। और फिर यहाँ पर जैन सूजी का फोन देख लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि अब मुझे अपनी वाइफ को फोन देने तो जाना ही होगा और मुझे तो एक और मौका मिल गया अपनी वाइफ से मिलने का। अब तभी सूजी अपना फोन लेने के लिए वापस आ ही रही होती है कि तभी इतने में वो देखती है कि जैन के पास एक लड़की आकर उसे हक कर रही है और तभी दो लड़कियां यहाँ पर बातें कर रही होती है कि मिस्टर जैन का इस लड़की के साथ बिजनेस मैरिज होने वाला है। फिर ये देखकर ये बहुत ही अपसेट होकर चली जाती है और फिर जैन यहाँ पर इस लड़की को दूर करता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और अभी अब्रॉड से वापस आई हूँ, तुम मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हो। पर जैन तो उल्टा इसे कोई भाव नहीं देता और कहता है कि मुझे किसी भी लड़की का मुझे टच करना पसंद नहीं है। फिर मिया को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर ये मुझे कैसे ट्रीट करती है। यहाँ पर शीन घर पे अपसेट हो रही होती है कि क्या मैंने डैडी को जहर दे दी। तो जिया कहता है कि बिल्कुल नहीं, उल्टा तूने तो डैडी की हेल्प कर दी है, मम्मी डैडी का ख्याल रख रही है और देखना वो दोनों का रिलेशन कितना अच्छा हो जाएगा। तभी इतने में सूजी घर आ जाती है और इसे अपसेट देखकर ये लोग सोचते हैं कि आखिर उसे क्या हो गया। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और सूजी देखती है कि जैन यहाँ पर है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या काम है। तो जैन सोचता है कि अब वो इसे इतना रूडली क्यों बात कर रही है, पहले तो सब कुछ ठीक हो गया था। ये कहता है कि मैं तुम्हारा फोन देने आया था। तो सूजी फोन लेकर कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जैन कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी। तो सूजी कह देती है कि तुम अंदर क्या करोगे, तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो गई हो, तुम मुझे बताओ। और फिर जैन को याद आता है कि मिया ने उसे हक करी थी। ये कहता है कि क्या तुमने वो देख ली हो, देखो मेरा उस लड़की के साथ कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। तो ये कहती है कि तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। जैन उसे बताने लगता है कि मैंने जो भी तुम्हें बोला था ना वो सब सच है, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। पर सूजी उसकी एक बात नहीं मानती और उसके ऊपर गुस्सा करके उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और फिर दरवाजा बंद करके वो यहाँ पे रोने लगती है। पर जैन भी यहाँ से जाता नहीं है और वो बाहर खड़े होकर उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी किसी को लाइक करेगा, लेकिन अब वो उसे लाइक करने लग गया है और वो कह देता है कि अब उसकी लाइफ में सिर्फ वही रहेगी। सूजी रोते हुए ये सब सुनती है और वो खुश होती है कि उसने उसे ये सब बताकर उसे फील करा है कि बच्चों के अलावा कोई और भी है जो उसे लाइक करता है। फिर इसके बाद जैन जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे देखकर समझ जाती है कि उसने सब खराब कर दिया। वो उसे कहती है कि अब तुम फिक्र मत करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर जैन की मॉम सूजी से मिलने पहुंचती है और उसे थैंक्स करती है कि तुमने लास्ट टाइम मेरी जान बचाई थी, तो मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग पर लेके जाना चाहती हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और यही वो तुम्हारा बेटा है ना जिससे मैं उस दिन नहीं मिली थी। और जैन की मॉम शाओ से मिलकर भी बहुत ही खुश होती है और शाओ भी समझ जाता है कि ग्रैंडमा यहाँ पर डैडी की हेल्प करने आई है, तो मुझे भी कुछ करना होगा ताकि मम्मी डैडी साथ हो जाए और मैं डैडी की सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो अब उनके ऊपर डिपेंड है। फिर हम देखते हैं कि जैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड को एक कार अरेंज करने के लिए बोलती, बहुत ही सस्ती थी ताकि सूजी को उन पर शक ना हो कि वो जैन की मॉम डैड है। जैन की मॉम सूजी और उसके चारों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती है शॉपिंग पर और वो यहाँ पर एक लकी ड्रॉ के कंपटीशन में भी पार्ट लेती है और सूजी यहाँ पर ये लकी ड्रॉ जीत जाती है और उसे 1 मिलियन का अमाउंट मिल जाता है। जैन की मॉम कहती है कि अब ये तुम्हारा है, तुम इसे आराम से खर्च करो। फिर हम देखते हैं कि जैन की मॉम के प्लान के हिसाब से जैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और जब वो सूजी और बच्चों के पास आता है तो इन लोग के साथ अलग अलग गेम खेलकर बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और सूजी ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि बच्चे उसके साथ कितने खुश हैं। तभी वो कहीं चली जाती है और जैन उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है और सोचता है कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। वो अपसेट एक जगह पर बैठ जाता है। तभी इतने में सूजी आकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये खुश होकर जल्दी से उसे हक कर लेता है कि वो कहीं गई नहीं। सूजी यहाँ पर इसे थैंक्स करती है कि तुमने मेरे बच्चों को बहुत खुश किया है और वो साथ ही वो कार्ड भी देने लगती है जो वो लकी ड्रॉ में जीती थी और कहती है कि तुम इसे अपनी मॉम को दे देना। जैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया कि वो मेरे पेरेंट्स थे। सूजी कहती है कि पहले तो मुझे बस शक था, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखी तो मुझे पूरा यकीन हो गया। कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते थे, वो तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ और फिर सूजी यहाँ पर जैन को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि तुमने आज बच्चों को खुश करके मुझे भी बहुत खुश किया है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जैन देखता है कि सूजी उसे वॉच गिफ्ट करके गई है तो ये बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे लगा था कि वो अपसेट हो जाएगी ये सारा सच जानने के बाद, पर वो तो उससे खुश हो गई है। फिर जैन अपने मॉम डैड को बता देता है कि सूजी को उन लोग के बारे में सब पता लग गया
तो ये लोग अपसेट हो जाते हैं कि अब तो सूजी तुमसे दूर हो गई होगी। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो तो उल्टा खुश हो गई है। अब तभी वैन यहाँ पर जैन और उसके मॉम डैड की सारी बातें सुन लेती है और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि जैन की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। ये अपने असिस्टेंट को बोलकर पता लगाती है कि वो लड़की कौन है। तो इसे पता लग जाता है कि वो सूजी नाम की कोई फिश बेचने वाली लड़की है। ये सोच लेती है कि मुझे उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि जैन की वाइफ सिर्फ मैं बनूंगी। ये अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो बच्चों की वजह से उसे शादी कर रहा होगा ना, तो अब मैं उसके बच्चों को ही मार दूंगी। फिर यहाँ पर इसका असिस्टेंट गुंडे को हायर करने जाता है चारों बच्चों को मारने के लिए। पर ये तो हमारे सूजी के इलाके का बॉस होता है, जो कि चारों बच्चों का फोटो देखने के बाद इसे कहता है कि ठीक है, मैं इन्हें पकड़ कर लेकर आता हूँ। और फिर ये यहाँ पर उल्टा इसे ही बांध देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। और फिर ये यहाँ पर इसे शाओ से मिलवाता है और कहता है कि देखो ये मेरा बॉस है। शाओ इसे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें हमें मारने का ऑर्डर किसने दिया है। तो ये इन लोग को बता देता है कि मिस वैन का ऑर्डर था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि अब वो अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहा है और अब वो अपनी जगह असिस्टेंट को अपनी सीईओ की पोजीशन दे रहा है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं ये काम कैसे करूंगा। तो जैन कहता है कि तुम कर लोगे क्योंकि अब मैं तो जा रहा हूँ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब तभी इतने में इसे शाओ का कॉल आता है। तो ये कहता है कि आज हम लोग तुम्हारी मम्मी के साथ डिनर पे बाहर चलेंगे। तो शाओ इसे बता देता है कि डैडी मम्मी की जान को खतरा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वैन कार चलाते हुए सूजी को मारना चाह रही होती है, पर तभी इतने में जैन जल्दी से भागते हुए जाकर सूजी को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। तो सूजी उसकी बहुत फिक्र करती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर जैन के गार्ड्स यहाँ पर वैन को पकड़ लेते हैं और जैन ऑर्डर दे देता है कि अब इसकी फैमिली को वो बैंकरप्ट करेगा। फिर सूजी यहाँ पर जैन से कह रही होती है कि तुम्हें इतनी चोट लग गई है, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। फिर जैन यहाँ पर सूजी को घर छोड़ने तक आता है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तो हॉस्पिटल जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो जैन कहता है कि ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा हूँ। फिर सूजी को यहाँ पर जैन की बहुत फिक्र हो रही होती है। वो असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है कि जैन कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं। पर सूजी को ये सुनने के बाद यकीन नहीं होता और उसे शक होता है कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि जैन का अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है और उसके मॉम डैड बाहर फिक्र कर रहे होते हैं। सूजी जैन की फिक्र करते हुए रोने लग जाती है और जैन की मॉम उसे बताती है कि जब वो एक्सीडेंट में गिरा था तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी ये हालत हो गई और उन्होंने सूजी को इसलिए इस बारे में नहीं बताई ताकि वो फिक्र करेगी। सूजी रोने लग जाती है कि जैन उसकी इतनी फिक्र कर रहा था और वो टाइम पर हॉस्पिटल भी नहीं गया और उसे घर छोड़ने तक गया था और वो कितनी बार उसके घर में जाना चाहता था पर इसने उसे एक भी बार अंदर नहीं ली। सूजी को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो जैन से कहने लगती है कि तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। फिर डायरेक्ट हम 1 साल बाद देखते हैं कि इस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जैन ने अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन दे दी है और अपने असिस्टेंट को सीईओ बना दिया है। ये न्यूज़ देखकर लोग शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर कोई सीईओ ऐसा भी करता है। हम देखते हैं यहाँ पर जैन को, जो कि अपनी वाइफ यानी कि सूजी के साथ फिश बेचने का काम कर रहा होता है। तभी एक आंटी उसे पहचान जाती है कि तुम तो वही फेमस सीईओ मिस्टर जैन हो ना। तो जैन कहता है कि बिल्कुल नहीं आंटी, अब मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, अब मैं अपनी वाइफ का हस्बैंड हूँ और एक फिश बेचने वाला हूँ। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।